आदरणीय अध्यक्ष जी और अन्य उपस्थित साथियों, वैसे तो मेरे से पहले दोनों साथियों ने काफ़ी डिटेल में जो महिलाओं की स्थिति है उसके ऊपर बातचीत की है और मैंने भी उसी संदर्भ में बात करनी है कि इस समय पे महिलाओं के समक्ष क्या चुनौतियां हैं और क्या संभावनाएं हैं, यही हमने बात करनी है। और काफ़ी चीज़ें मेरे से पहले आ गई हैं, पहले सेशन में भी साथियों ने रखी और इस सेशन में भी। और ज्ञान विज्ञान समिति जो इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज कर रही है, उन्होंने हमें अवसर दिया यहाँ बात करने का, तो उनको भी मैं विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहूँगी। और महिलाओं के जो हालात हैं, बच्चियों के, खास तौर पे युवा लड़कियों के जो हालात हैं, उसके ऊपर अगर 1-2 मिनट की थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, क्योंकि उसके बिना थोड़ा सा मुश्किल होगा आगे की बात करना, तो उस संदर्भ में थोड़ा बात करना ज़रूरी है। जैसे साथी अनीता ने रखा कि महिलाओं की जो स्थिति है उसको बदलने के लिए महिलाएं लगातार संघर्ष कर रही हैं और ये सदियों का संघर्ष है, कोई एक दिन का संघर्ष नहीं है। और वो संघर्ष करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। चाहे महिलाओं का, लड़कियों का जन्म लेने का अधिकार है, या फिर हमारा खाना खाने तक का जो अधिकार है, या शिक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, या पब्लिक स्पेसेस को इस्तेमाल करने का अधिकार है, या हमारे खुद के शरीर के ऊपर जो हमारा अधिकार है, उन सब अधिकारों को, या हमारे जितने भी आर्थिक अधिकार हैं या हमारे राजनीतिक अधिकार हैं, उन सब अधिकारों को हासिल करने के लिए हमें बहुत लंबे संघर्ष करने पड़े हैं। और आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे समक्ष यही है कि आज उन अधिकारों को कुचला जा रहा है। आज सबसे बड़ा हमला उन अधिकारों के ऊपर है जो हमने इतने लंबे संघर्षों से हासिल किए हैं। और इसमें अगर हम बात करें कि हमारे ये जो अधिकार हमने हासिल किए, उसके लिए जितनी भी हमारी पूर्वज हुई हैं, उनको अपने घरेलू जो जीवन था उसके अंदर भी, सामाजिक जीवन के अंदर भी और राजनीतिक स्तर पे भी उनको सड़कों पे उतर के भी संघर्ष करने पड़े हैं और घरों के अंदर भी उनके संघर्ष रहे हैं, संसद के अंदर भी संघर्ष हुए हैं। उसी का नतीजा है कि बहुत तरह के कानून जो हैं वो भी बने और आज उन कानूनों को भी बदला जा रहा है। ये हमारे सामने एक बड़ी चुनौती इस समय पे है। और इस समय की अगर हम बात करें, बेशक महिलाओं ने बहुत कुछ हासिल किया है, कानून बने हैं, चाहे बाल विवाह के खिलाफ कानून की बात है, चाहे घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून की बात है, या बलात्कार के खिलाफ कानून की बात है, दहेज के खिलाफ कानून की बात है। हर स्तर पे महिलाओं ने संघर्ष करके कानून बनवाए हैं। संपत्ति में अधिकार के लिए भी महिलाओं ने संघर्ष किए हैं। और इस समय पे तो ये जो समलैंगिक विवाह है उसके लिए भी महिलाओं के जो संघर्ष हैं या जो समलैंगिक हैं उनके संघर्ष जो हैं वो जारी हैं। उसके लिए संघर्ष अभी भी लोग कर रहे हैं। और आर्थिक तौर पे भी अगर हम बात करें तो जो समान काम वेतन, समान काम समान वेतन के लिए भी महिलाओं के संघर्ष जारी हैं। कितने ही आप अपने आसपास हरियाणा के अंदर भी आप देखेंगे जो स्कीम वर्कर्स हैं, विशेष तौर पे आंगनबाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, मिड डे मील वर्कर्स हैं, या ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं, हर तरह की जो महिलाएं हैं वो इस समय पे अपने रोजगार को लेके भी संघर्ष कर रही हैं, जिसमें पक्के रोजगार की मांग है या फिर
वेतन की मांग है या अपने जो कार्यस्थल है वहाँ के जो वातावरण के अंदर स्थितियाँ इस तरह की पैदा हों जो जेंडर फ्रेंडली हो, इसके लिए भी महिलाएं लगातार संघर्ष कर रही हैं। और इन्हीं संघर्षों का नतीजा है कि जो पहले की अपेक्षा जो स्थितियां हैं उनमें कुछ हद तक बदलाव है। मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि 10 साल पहले जो चीजें थी वैसी की वैसी चीजें खड़ी हैं। उसके बावजूद भी अगर हम अपने देश की अगर हम बात करेंगे तो हमारे देश के अंदर भी जो स्थितियां हैं, अभी भी जो विश्व आर्थिक मंच की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि अभी भी जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है जो 146 देशों का एक ये सर्वे जो किया जाता है उसमें अभी भी हमारे देश का जो स्थान है वो 129वां है। और उसमें मैं 3-4 चीजों पे मैं रखूंगी कि एक तो उसके अंदर जो शिक्षा की जो स्थिति है हमारे देश की उसमें हमारा अभी भी 112वां स्थान है। स्वास्थ्य के अंदर अभी हमारा 142वां स्थान है। और जहाँ तक राजनीतिक तौर पे सशक्तिकरण की बात है उसमें हमारा 65वां स्थान है। और आर्थिक सशक्तिकरण और भागीदारी की जहाँ तक सवाल है उसमें हमारा 142वां स्थान है। और जितने भी दक्षिण एशियाई देश हैं उनके अंदर हमारा 5वां स्थान है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका जैसे जो देश हैं उनकी हमारे से बेहतर स्थिति है। ये जो एक तरह से लैंगिक समानता की जहाँ तक स्थिति है उसमें जो गैप खड़े हैं उसके बारे में ये आंकड़े हमारे देश के बारे में उपलब्ध हैं जो 2024 की अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट है वो हमें ये बताती है। और ये जो स्थिति है ये सब बयान करती है कि हमारे देश के अंदर अभी भी महिलाओं को जो समानता के लिए जो संघर्ष कर रही है उसमें काफी ज्यादा समय लगेगा। और आंकड़े ये भी बताते हैं कि समानता का दर्जा हासिल करने के लिए अभी 134 साल और लगेंगे। तो इसलिए हमें अपने संघर्षों को और ज्यादा तेज करने की इस समय पे आवश्यकता है। लेकिन स्थितियां ये हैं कि इस समय पे हमारे जितने भी संघर्ष इस समय पे होने लग रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रोकने का अभी जो अपने अधिकारों के लिए जो बात करते हैं या जो संघर्ष करते हैं उनको घरों के अंदर भी जिस नजर से देखा जाता है वो साथी प्रीति ने रखा है। और सामाजिक तौर पे भी अगर हम बात करें तो हमारे खुद प्रधानमंत्री जो हैं वो हमें आंदोलन जीवी तक की संज्ञा दे देते हैं। और यहाँ तक स्थितियां हैं कि जो महिलाएं अपने अधिकारों के लिए घर से निकलती हैं तो उनको इस तरह के कमेंट्स उनको सुनने को मिलते हैं कि भाई ये चाल पड़ी जोड़ा ठाक है। इस तरह के कमेंट अभी भी सुनने को मिलते हैं कि ये जो कुछ परकटी महिलाएं हैं वो कुछ बड़े बड़े बिंदे लाकर ये करके और ये उतरे हैं सड़कों पे। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो अभी भी जो आंदोलन करने वाले लोग हैं या संघर्ष करने वाले लोग हैं उनको डिफेम करने के लिए उनको निरुत्साहित करने के लिए इस तरह की चीजें महिलाओं को हमारी सोसाइटी के अंदर अभी काफी ज्यादा उनको सुनाई देने लग रही हैं। और यहाँ तक कि अपने अधिकारों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं जो लोग उनको जेलों के अंदर भी डाला जा रहा है। बहुत सारे हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं हमारे मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं वो आज जेलों में पड़े हैं। फादर स्टेन स्वामी जिनकी पिछले दिनों डेथ हुई है, कितनी खराब स्थितियों के अंदर उनको जाना पड़ा है। पिछले दिनों बाबा साईं बाबा उनकी भी पिछले दिनों डेथ हुई है। और सुधा भारद्वाज जैसे बहुत सारे जो नताशा नरवाल जो हमारे यहाँ से रोहतक से थी जो युवा लड़की जो दिल्ली के अंदर जो धार्मिक दंगे हुए और उनमें उन्होंने जो भूमिका अदा की, जो लोगों को मदद पहुंचाने के लिए जो भूमिका अदा की, उसके बावजूद उनको पकड़ पकड़ के जेलों में डाला गया और राजद्रोह के मुकदमे उनके ऊपर ठोके गए। तो इस समय पे हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो सत्ता के अंदर जो लोग इस समय पे हैं
उनको ये हजम नहीं हो रहा है कि महिलाएं इस तरीके से, युवा लड़कियां इस तरीके से आगे आए, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। तो ये इस समय हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये जो मानसिकता है वहाँ पे जो सत्ता में लोग बैठे हैं, चाहे हरियाणा के अंदर और चाहे पूरे देश के अंदर, और उनका मुख्य तौर पे महिलाओं के बारे में क्या मानना है, वो एक मुख्य कार्य जो महिलाओं के लिए चिन्हित करते हैं वो ये है कि महिलाओं का काम है बच्चे पैदा करना। दूसरा उनका काम है उन्होंने जो बच्चे पैदा किए, बच्चों में भी लड़के पैदा करना, लड़कियां नहीं चाहिए, लड़के पैदा करना। और वो चार क्या वो बात करते हैं कि 12-12 बच्चे पैदा करो। हमारे साथियों ने पहले रखा, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि बकायदा जो उनकी राष्ट्रीय सेविका समिति है उसका जब उद्घाटन होता है तो उसके अंदर ये बकायदा वहाँ पे बोला जाता है कि महिलाओं का मुख्य काम है 12 बच्चे कम से कम पैदा करना, और उन बच्चों में, उन लड़कों में हिंदू राष्ट्र जो आगे की इनकी योजना है उसके लिए सैनिक तैयार करना। मतलब उन लड़कों की इस तरीके से परवरिश की जाए कि इस धार्मिक हिसाब किताब से उनकी परवरिश की जाए कि वो बच्चे आगे एक हिंदू राष्ट्र बनाने में वो एक सैनिक की भूमिका अदा करें। और तीसरा वो क्या सोचते हैं कि महिलाएं जो हैं वो घरेलू कामों के अंदर ही लगी रहे, उससे बाहर वो ना निकले, उसी सब के इर्द गिर्द सब कुछ जो है वो घड़ा जाने लग रहा है इस समय के ऊपर। चाहे हमारी नई शिक्षा नीति है जिसके ऊपर काफी ज्यादा चर्चाएं ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई गई हैं, और उस शिक्षा नीति के अंदर इस समय पे हम ये देखते हैं कि वो एक तरह से लड़कियों को एजुकेशन से पूरा बाहर करने का एक तरह से प्रोजेक्ट है, और पाठ्यक्रम जिस तरीके से बदले जा रहे हैं उसके अंदर वो भी हमें देखने की बात है कि उन पाठ्यक्रमों को पूरा उनका सांप्रदायिकरण किया जा रहा है, और महिलाओं को जो आरएसएस का फ्रेमवर्क है उसके अंदर डालने की पूरी उसके जरिए से कोशिश है। और पाठ्यक्रमों में ये लिखा जा रहा है बकायदा, पिछले दिनों यूपी की एक किताब आई एनसीईआरटी की यूपी के अंदर, और मध्य प्रदेश की भी पिछले दिनों किताबें आई हैं। उन किताबों में ये लिखा गया है बकायदा, जिसमें जो टॉपिक था कि महिलाओं की जो सामाजिक भूमिका है वो क्या हो, उसमें उन्होंने ये लिखा कि महिलाओं को घरेलू कार्यों के अंदर अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए, और जो महिला अधिकारों को दर्शाने वाले जो कानून हैं, महिला अधिकारों के लिए बात करने वाले जो कानून हैं, वो एक तरह से परिवार को नष्ट करने वाले कानून हैं, इसलिए उन पे हमें बात नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए जितने भी प्रोग्रेसिव, जितने भी प्रगतिशील परंपराएं हैं या प्रगतिशील जो आंदोलन थे, महिलाओं ने जो संघर्षों से हासिल किए थे, उन सब को पाठ्यक्रमों से हटा दिया गया है। तो इसमें मतलब शुरू से जब मतलब जहाँ से शुरुआत बच्चे की होती है वहीं से एक तरह से लड़कियों के अंदर, लड़कों के अंदर ये डालने की कोशिश है कि पुरुषों का काम, लड़कों का काम है बाहर कमाना, उसमें बकायदा लिखा हुआ है उन पाठ्यक्रमों में, और लड़कियों का काम है मातृत्व मतलब बच्चे पैदा करना। और ये भी पिछले दिनों एक किताब के अंदर, छत्तीसगढ़ की एक किताब के अंदर इन्होंने शामिल किया था, जिसका काफी ज्यादा विरोध हुआ था कि बेरोजगारी जो बढ़ने का मुख्य कारण है वो महिलाएं हैं, क्योंकि वो रोजगार के अंदर इस समय पे ज्यादा आने लगी है। तो एक तरह से महिलाओं को एक बराबर का नागरिक जो मानने का अधिकार उनका है, वही अधिकार उनसे छीना जा रहा है इस समय पे। ये इस समय पे सबसे बड़ा हमला हम ये देखते हैं। इसके अलावा ये भी एक स्थिति इसके अंदर है कि इस समय पे जितने भी अपराध होने लग रहे हैं, आंकड़े हमारे साथियों ने रखे कि अपराध बहुत तेजी से बढ़ने लग रहे हैं, और अपराधों का जो स्वरूप है वो बहुत ज्यादा विकराल हुआ है इस समय पे। पहले अगर हम स्थिति देखते थे तो बच्चियों के साथ
कम से कम अगर कहीं पे रेप हो जाता था तो उसमें एक आदमी शामिल होता था, लेकिन इस समय पे बच्चियों के साथ भी 3-3 साल की 3-3 महीने की बच्चियों के साथ जो रेप है वो सामूहिक बलात्कार की घटनाएं सामने आने लग रही हैं। स्थिति ये होने लग रही है कि कभी भी आज तक बलात्कारियों को डिफेंड नहीं किया गया था इससे पहले, लेकिन इस समय पे बलात्कारियों को डिफेंड नहीं करना, उनके पक्ष में धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कठुआ की 8 साल की बच्ची का मामला आप सबको ध्यान होगा, जिसमें बकायदा तिरंगा लेके और जुलूस निकाले गए। कभी भी आज तक नहीं हुआ था, कोर्ट में केस दर्ज नहीं होने दिया गया, वहां पे ले जाने तक नहीं दिया गया। जब लोग उठे तब जाके वो केस दर्ज हुआ, वो वहां पे वो केस लड़ा गया। लेकिन स्थिति ये है, ब्रिटिश बानों का उदाहरण आपके सामने है। गुजरात के जो दंगे हुए, उन दंगों के अंदर जो बिल्किश बानो के साथ 19 लोगों ने जो रेप किया और उसके भतीजे को, उसके बच्चे को पटक के मार दिया, उसके परिवार के 11 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उन सब को छोड़ दिया गया। किस दिन छोड़ा? जिस दिन 15 अगस्त का जो दिन, जो आजादी का दिन, और वो भी 75वीं वर्षगांठ, उस दिन छोड़ा गया। और क्या कहते छोड़ा गया? ये कहते कि ये संस्कारी ब्राह्मण है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि भाई संस्कारी ब्राह्मण जो है, अगर वो अपराध करता है, बच्चों को की हत्या करता है, ऐसे महिलाओं के साथ रेप करता है, उसको कोई सजा नहीं दी जाएगी, उसको छोड़ दिया जाएगा? कहाँ लिखा हुआ है? संविधान में तो नहीं लिखा हुआ, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। तो इस समय पे देश के अंदर वो मनुस्मृति लागू करने की कोशिश हो रही है। और संविधान जो साथी अनीता रख रही थी, संविधान ने जो हमें अधिकार दिए, बराबर के अधिकार दिए, बिना किसी लैंगिक भेदभाव के, बिना किसी भाषा के, धर्म के, क्षेत्र के भेदभाव के जो हमें अधिकार दिए गए, आज उन अधिकारों पे सबसे बड़ा हमला है। आज संविधान को खतरा है। और जो मनुस्मृति, जिसमें महिलाओं को 2 दर्जे का नागरिक बताया गया है, जिसमें ये बताया गया है, जो शादी का जहाँ तक जो सवाल जो निकल के आया, वो वहीं से उसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं कि जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको बचपन में पिता के नियंत्रण में, भाई के नियंत्रण में, और जब वो बड़ी हो तो पति के नियंत्रण में, और जब बूढ़ी हो जाए तो बेटे के नियंत्रण में उनको रहना चाहिए। उनको अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए जरूरी कर रखा है कि लड़कियों की शादियां की जाए, चाहे वो करना चाहे चाहे ना करना चाहे। उनके शरीर के ऊपर उनका अधिकार नहीं होता। वो बच्चे पैदा करना चाहे ना करना चाहे, वो कौन तय करता है? वो ये हमारी जो मानसिकता है, मनुवादी मानसिकता, पितृसत्तावादी मानसिकता, यही तय करती है कि हमारे क्या हालात। और इस समय पे इस मानसिकता को और ज्यादा पुख्ता और ज्यादा मजबूत करने की हर स्तर पे कोशिशें होने लग रही हैं। आप ये देखिए कि किस तरीके से जो लोग संघर्ष कर रहे हैं। पिछले दिनों हरियाणा के अंदर एक मामला आया, अभी साथी ने रखा था कि जो साक्षी मलिक है वो लड़कों को पटक सकती है, ठीक है, वो शारीरिक रूप से मजबूत है, पटक सकती है। लेकिन पिछले दिनों उनके साथ जो 17 पैमान लड़कियां थी, उनके साथ यौन शोषण की जो घटनाएं हुई और उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, तो क्या उसका नतीजा निकला? संसद के सामने उन लड़कियों को घुटनों के तले रौंदा गया। जो हमारी साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसी जो लड़कियां थी, उनको पकड़ के जेलों में डाला गया। तो हमारी जो देश की शान है, जो इतनी मजबूत, जिन्होंने इतनी मजबूती हासिल कर ली है, उन लड़कियों के साथ ये हाल है, तो आप समझ सकते हैं कि निचले स्तर पे क्या स्थितियां हैं, घरों के अंदर क्या स्थितियां हैं। घरों के अंदर रेप होते हैं लड़कियों के साथ, करने वाले आसपास के हमारे रिश्तेदार भी उसमें शामिल होते हैं, यहाँ तक बाप भाई भी शामिल होते हैं उन घटनाओं के अंदर। आवाज नहीं उठा पाती लड़कियां, बोल नहीं पाती।
यहाँ पे पिछले दिनों मामला आया था रोहतक के अंदर, 2 लड़कियां 11वीं की, उन्होंने सुसाइड कर लिया। इसलिए क्योंकि लड़के उनका पीछा कर रहे थे और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत संघर्षों के बाद उन लड़कों को जेल में डलवाया, सिर्फ 1 महीने की सजा हुई। ये हालात है हमारी न्यायपालिका की, ये हालात है हमारे सामने। जो हमारी बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, जो जान तक दे देती हैं उनसे संघर्ष करते हुए, और उनको न्याय नहीं मिलता। लेकिन आप ये देखिए कि उसके बावजूद भी लड़कियां, महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, बड़े बड़े आंदोलन कर रही हैं। चाहे फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन हो, चाहे आरजी कार जो कलकत्ता का मामला आया, उसमें डॉक्टर लड़की की हॉस्पिटल के अंदर रेप करके बर्बरता से हत्या कर दी गई, लेकिन लंबे समय से वहाँ आंदोलन चल रहा है। उसमें बड़ी संख्या में युवा लड़कियां शामिल हैं। लड़कियां न्याय के लिए, अपनी स्थितियों को बदलने के लिए संघर्ष कर रही हैं, महिलाएं संघर्ष कर रही हैं। आज अगर कोई अपोजिशन में, अगर हरियाणा में कोई दिखते हैं तो बहुत सारी ये कामकाजी महिलाएं दिखती हैं, आशा, मिड डे मील, आंगनवाड़ी वर्कर, जिनको आज तक भी जो काम करते हुए, जो उनकी स्थितियां, जो उनको पूरा वेतन मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा है। उसके लिए वो लगातार सड़कों पे हैं और सरकार को उन पे बोलना पड़ता है। आप ये देखिए कि जो शाहीन बाग के अंदर किसने आंदोलन का नेतृत्व किया? महिलाओं ने नेतृत्व किया। पिछले दिनों किसान आंदोलन हुआ, मतलब बिल्कुल सब ये बोल रहे थे कि ये कानून मोदी सरकार वापस नहीं लेगी, लेकिन किसानों ने मजबूर किया। और उन किसानों के अंदर भी बड़ी संख्या में कौन शामिल था? महिलाएं शामिल थी। महिलाओं ने घर भी संभाले और महिलाओं ने मोर्चा आंदोलन का भी संभाला। आप कहीं भी आप ये देखेंगे, चाहे जेएनयू का मसला है, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला है, जहाँ पे भी इस तरह का अन्याय होता है, लड़कियां उसके खिलाफ आंदोलनों में सबसे आगे हैं। और यही करने की आवश्यकता है हमें। असल में जो हमारी जो स्थितियां हैं उसको बदलने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर आने की आवश्यकता है। अपना जो सामाजिक भूमिका है उसको लेने की आवश्यकता है। सिर्फ ये नहीं है कि हम कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, सिर्फ हमने वहाँ पढ़ाई कर ली या हमने अपनी नौकरियां कर ली, सिर्फ इतना मसला नहीं है। हमें अपनी स्थितियों को बदलने के लिए संघर्ष करने की जरूरत है, उन पे बोलने की जरूरत है। क्योंकि भाई जिसके पेट में दर्द होगा गोली उससे न खानी पड़ेगी, इसलिए या गोली अपन खानी पड़ेगी। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। धन्यवाद।